वास्तव में नितिन अभी देख सकता था कि राजा भद्र को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। हालांकि नितिन मोहन के दर्द को समझ सकता था, क्योंकि ये भी वैसा ही था जैसा ही राजा भद्र ने उसके साथ में किया था। इसी वजह से मोहन को उसका पूरा हिसाब किताब तो चुकाना बनता ही था ना। आखिरकार वह एक बटलर था और सबसे ज्यादा कंजूस, तो वह फालतू में किसी के ऊपर कर्ज तो रखता ही नहीं था। एक तरफ मोहन अभी अपने गुस्से को पूरी तरह से अभी भद्र के ऊपर उतार रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभी पवेलियन मास्टर रेयांस और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई लड़ रहे थे, और वह दोनों ही पूरी तरह से समान रूप से मेल खा रहे थे। इस प्रकार नितिन अब जल्दी से अपनी आंखें एक तरफ घुमाता है। वह अभी हेड हर्षित को देख रहा था, और जैसे नितिन उसकी तरफ निगाहें घुमाता है, अचानक से हर्षित का पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि ये महसूस करते हुए कि अब उसके साथ में यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वो वहाँ से भाग ही नहीं सकता था, क्योंकि नितिन ने पहले ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। इसी वजह से अब नितिन की निगाहों को अपनी ओर टकटकी लगाते हुए देखकर हर्षित का मन ऐसा हो रहा था कि वह यहीं पर ही आत्महत्या कर ले। उसके बाद में नितिन बड़ी क्रूर आवाज के साथ में कहता है, तुम इधर आओ। उसके बाद में नितिन केवल अपनी कलाई को हल्का सा झटका देता है और हर्षित को हवा में उड़ाते हुए उसकी तरफ लाने लगता है। हालांकि हर्षित को अचानक से कुछ महसूस होता है कि कोई शक्तिशाली चीज उसको नितिन की तरफ धकेल रही थी। हालांकि इससे पहले कि हर्षित वहां कुछ कह पाता, उससे पहले नितिन ने वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी, जिसके साथ में कोई भी उनकी बातें नहीं सुन सकते थे। उसके बाद में नितिन उससे पूछता है, जहरोल का क्या हुआ? एल्डर मनीष और आपके बाकी लोगों का क्या हुआ? वह अभी कहाँ पर है? वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में हर्षित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। तुम आखिरकार एल्डर मनीष और अन्य लोगों के बारे में कैसे जानते हो? वास्तव में यहाँ पर हर्षित का इस तरह से कंफ्यूज होना तो बनता ही था, क्योंकि जब नितिन पॉइजन होल के अंदर गया था तो उसने वहाँ पर अपना वेश बदल लिया था। इसी वजह से वह उसे वहाँ पर नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन अचानक से हर्षित के दिमाग के अंदर एक आवाज गूंज जाती है, तुम रुको 1 मिनट, मुझे कुछ याद आता है, और इसका मतलब तुम मोहन हो। हर्षित इतना भी मूर्ख नहीं था कि वह उस सिचुएशन को समझ पाए, और उसे यह समझने में ज्यादा समय भी नहीं लगा, और उसी के साथ में फिर से उसकी आंखें पूरी तरह से डरावनी हो जाती है और उसका मोतिया बिंदु पूरी तरह से काला पड़ जाता है। बुरा नहीं है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। चलो अभी मुझे यहाँ पे तुमसे कोई और काम नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे अभी पहचान या कुछ ऐसे ही संबंध बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अभी तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उसके जवाब अच्छे से दो, वरना तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। उसका कहते ही नितिन ने जल्दी से अपनी एक फिंगर आगे बढ़ाई और अपनी साफ एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डालने लगा। और जैसे ही अब नितिन की वह साफ एनर्जी उसके शरीर के अंदर घुसती है, अचानक से वह साफ एनर्जी जहर के रूप के अंदर तब्दील हो जाती है और उसका पूरी मांसपेशियां अब ऐंठने लगती है। पूरा शरीर अभी पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। जहाँ पर हॉल मास्टर चतुरा और मनीष उसके जहर से नहीं बच पाते, तो इसकी तो क्या ही औकात थी कि हर्षित उसके इस जहर से बच पाते। वहीं दूसरी तरफ नितिन के सवाल का कोई भी जवाब न देते हुए हर्षित तो अपने ही चलाने लगा और उसने कहा, तुम एक मास्टर टीचर हो और तुमने पहले से एक बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है। तुमने वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस को इस तरह से एक लड़ाई के अंदर उलझा दिया है और उनकी अवहेलना की है, और उसके बाद में भी अगर तुम मुझे यहीं पर ही मार डालते हो तो उसके बाद में मास्टर टीचर पवेलियन तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वह इसकी पूरी जांच करेगा और जब तुम एक दोषी करार कर दिए जाओगे तो तुम्हें अंडरग्राउंड गैलरी नहीं भेजा जाएगा, तुम्हें सीधा भगवान के पास भेजा जाएगा। रेहान सभी अपने शरीर के अंदर जो जहर था उसको सहन करते हुए अपने दांत पीसते हुए दर्द के अंदर बोले जा रहा था। उसके आवाज के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा हुआ था। वह गर्लफ्रेंड को छोड़ने वाला दर्द नहीं था, वह जहर वाला दर्द था। तुम लोग तो बस अलग ही सोचने लग जाया करो, क्योंकि हर्षित यहाँ पर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये देखते हुए कि कैसे नितिन एल्डर मनीष के साथ में बहुत ही ज्यादा करीबी यार था, इसी वजह से वह उसे तो ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता था कि जहर होल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी वजह से उसने अपने सभी कार्यों को छुपाने के लिए और नितिन को रोकने के लिए ये सभी शब्द कहे थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन उसकी वह चाल समझ चुका था। उसने कहा, तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो, मैंने तुमसे जितना कहा है तुम बस उसका जवाब दो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहीं पर ही मरना पसंद करोगे। और मुझे जितना पता है तुम्हें ये तो पता होगा ना कि मैं एक जहर होल के संस्थापक का उत्तराधिकारी हूँ, और फिर तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा आखिरकार तुम एक
जहर मास्टर हो कि जहर मास्टर्स के पास में एक ऐसा जहर भी होता है जिसके बारे में किसी और को नहीं पता होता और वो किसी की भी मृत्यु ऐसे कर देता है जिसका किसी को पता नहीं चलता। नितिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और उसने जवाब दिया। वास्तव में हो सकता था ये किसी मास्टर टीचर के लिए इस व्यक्ति को अपने काबू में करना वो ज्यादा मुश्किल हो। हालांकि नितिन भी एक जहर मास्टर था, इसीलिए उसके लिए इस व्यक्ति को अपने हाथों से मारना और इसको अपने हाथों में रख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन की इस तरह की धमकी भरी हुई आवाज को सुनने के बाद में हेड हर्षित का पूरा शरीर और पूरी हड्डियां थर-थर कांपने लगती है, क्योंकि अभी हर्षित महसूस कर चुका था कि नितिन अभी उससे कोई मजाक नहीं कर रहा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं पर ही मौत के घाट उतार सकता था। इसी वजह से अब वह जल्दी से अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है और वो कहता है, ये उस समय की बात है जब आप पॉइजन हॉल के अंदर आए थे। जब मेरे को वहाँ पर मारा जाना था तो मैं वहाँ से भाग गया और मैं जल्दी इस रोसा सिटी के अंदर चला आया। वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद में नितिन चौंक जाता है। क्या तुम रोसा सिटी के अंदर सीधे आए थे? तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ही राजा भद्र को जानते थे, क्योंकि जहर हॉल से भागने के बाद में ये एल्डर हर्षित कहीं और भी जा सकता था, लेकिन उसको आखिरकार यहीं पर ही आना क्यों चुना? क्योंकि ये तो एक सम्मानित साम्राज्य था और इसी को देखते हुए उसको ऐसे लगने लगा कि शायद उसको यहीं पर ही सबसे अच्छा डिफेंस मिल सकता था। इसी के साथ में नितिन के दिमाग के अंदर अब बहुत से सवाल तितर बितर होने लगे थे, क्योंकि ये सारी कड़ियां तोड़ने के बाद में तो एक ही बात निकल कर बाहर आती है कि राजा भद्र हैं जो इसे यहाँ पर सेफ रख सकते थे। नितिन की बात सुनने के बाद में हर्षित एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ वास्तव में ये सही है, हम दोनों के बीच में एक व्यापारिक सौदा होता रहता था। मैंने वास्तव में काफी सारा जहर उनके साथ में बेचा है और उसके बदले मैंने अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान साधन भी लिए हैं। बस ये शब्द सुनते ही नितिन का चेहरा फिर से पूरी तरह से सोच विचार करने लगता है। ऐसा लगता है कि हासना ने मुझे सही कहा था। हालांकि नितिन के दिमाग में अभी भी कुछ और संदेह बचे हुए थे कि अगर राजा भद्र एक जहर मास्टर थे तो उसके बाद में उन्हें जहर हॉल से वह सारे व्यापार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उसके बाद में नितिन हर्षित से पूछता है, तुमने अभी कुछ समय पहले मेरे से ऐसा कहा था ना कि भद्र ने तुमसे जहर खरीदा था, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि उसको जहर इस्तेमाल करना आता हो? नितिन वास्तव में सही कह रहा था, क्योंकि जहर को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि उसका उपयोग करना भी इतना ज्यादा इजी नहीं था। उसके लिए भी एक गहन कला चाहिए होती थी, क्योंकि वास्तव में कबीर के साथ में भी यही हुआ था, क्योंकि उसने भी राक्षसी जनजाति से जहर ले लिया था, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें जहर का यूज करना नहीं आता था, जिसकी वजह से वह उसका यूज हमेशा नहीं कर सकते थे। नितिन का वह सवाल सुनने के बाद में हर्षित ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैंने उसके साथ में हाई लेवल के जहरों को आदान प्रदान किया है और उसके अंदर ग्रेड 7 के अधिकांश जहर भी शामिल है। इस समय हेड हर्षित के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह नितिन से कुछ भी छुपाए। इसी वजह से उसने सब कुछ ठीक से बता दिया। उसके बाद में अब नितिन ने अपनी संदिग्ध नजर राजा भद्र की तरफ घुमा ली, क्योंकि वह एक रोजा साम्राज्य का एक सम्मानित राजा था और ऐसी कोई भी घटना उसको मालूम नहीं होती या उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था कि राजा भद्र ने जहर का यूज किसी गलत काम के लिए किया हो। हालांकि मास्टर टीचर पवेलियन के यहाँ पर होते हुए भी वह इस राजा का कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मास्टर टीचर पवेलियन ने उनसे कुछ कह दिया तो उसके बाद में यह हो सकता था कि रोसा साम्राज्य और मास्टर टीचर पवेलियन के बीच में लड़ाई का माहौल बन जाए। और नितिन का यहाँ पर आने का कोई और कारण तो यह था कि मोहन को उन्होंने यहाँ पर अगवा करके बना दिया था और जिसकी वजह से नितिन को भी उन्होंने भड़का दिया था। इसी वजह से तो नितिन यहाँ पर आया था और नितिन इस लड़ाई को अपना डिफेंस भी बताकर अपने आप को सही साबित कर सकता था। हालांकि इससे अलग अगर नितिन ने राजा भद्र को एक जहर मास्टर होने के लिए जोर लगाया तो उसके बाद में उसको शाही महल और दरबार से होकर गुजरना होगा और उन्हें उस सब की डिटेल को बताना होगा। लेकिन नितिन अभी कुछ और भी पूछना चाहता था। इसी वजह से नितिन ने जल्दी से एल्डर हर्षित की तरफ अपना ध्यान लगाया और उसने उससे पूछा, ठीक है तुम मुझे ये बताओ कि अभी एल्डर मनीष और अन्य लोग कहाँ पर है? वहीं नितिन की वह बात सुनने के बाद में हर्षित का चेहरा पूरी तरह से दर्द से कराने लगता है और अपना सर नीचे झुकाए वह खड़ा हो जाता है। लेकिन नितिन ने उससे कहा, तुम मुझे बताते हो या फिर मैं फिर से अपना स्टार्ट करूं? हालांकि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में हर्षित पूरी तरह से कांप जाता है। वह कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैंने अपना पूरा जीवन जहर हॉल के अंदर बिताया था।
मैंने वहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी वहाँ पर क्या हुआ, मुझे मौत की सजा सुना दी गई। और इसी वजह से मैंने अपना गुस्सा उतारने के लिए सीधे राजा भद्र के पास में चला आया। हालांकि राजा भद्र ने जो मैंने कहा था उसका कोई भी कुछ भी नहीं किया था। इससे बदले वह तो वहां से कुछ और भी प्राप्त करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मेरी पूरी मांगों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद में उन्होंने वहां पर अटैक कर कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि वहां पर जो भी व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनते थे, राजा भद्र ने उन्हें मार दिया और जिन्होंने उनकी बात मान ली उनको उन्होंने पकड़ लिया। यही कहते हुए अब एल्डर हर्षित पूरी तरह से निराश हो गया था। मुझे माफ कर दो, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे को उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने एल्डर हर्षित और अन्य लोगों की जान को खतरे में डाला है और पूरे जहर हॉल को तबाह कर दिया है, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी अपने आप को एक जहर मास्टर और जहर हॉल का सदस्य मानता हूँ। और वास्तव में मैंने यह नहीं सोचा था कि ये राजा भद्र इतना ज्यादा क्रूर निकलेगा कि वहां पर सभी को मार डालेगा। उसके बाद में थोड़ी देर एल्डर मनीष चुप हो जाते हैं और कुछ देर की शांति के बाद में वह नितिन से कहते हैं, हालांकि मैं अभी भी ये बता सकता हूँ कि एल्डर मनीष अभी तक भी मरे नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ में आज का ये एपिसोड भी यही बड़ी खत्म होते हुए। गाइस, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अपने रेगुलर एपिसोड्स तो वापस आने स्टार्ट हो ही गए हैं और साइन अप को कंप्लीट कर दीजिए गाइस। यार 50 साइन अप ही कंप्लीट नहीं कर सके यार, अब कुछ तो कर दो गाइस, वरना कुछ क्या बोलते 2 ही दिन के बाद में एपिसोड्स फिर से आने बंद हो सकते हैं, क्योंकि नेट होगा नहीं और मैं एपिसोड डाल नहीं पाऊंगा। अब देख लो, आप लोगों को एपिसोड सुनना है तो कम से कम 50 से 100 साइन अप तो कर दो, ताकि पेरेंट्स का तो जुगाड़ हो जाए। ठीक है गाइस, चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। हाँ, रुकिए रुकिए 1 मिनट, और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर हमने मेंबरशिप का प्लान स्टार्ट कर दिया है, और आप में से जो भी अगर उसके अंदर ज्वाइन होना चाहता है और हेल्प करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। उसके अंदर 3 पैकेज है और आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे वाला छोटा पैकेज है, 60 रुपीज से स्टार्ट होता है, तो आप उसको देख लेंगे। और हाँ गाइस, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके साथ में एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो सुबह के एपिसोड्स होते हैं ना, वो आप शाम को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर पहला मेंबरशिप वाला अपलोड कर दूंगा और फिर वही एपिसोड सुबह आ जाएंगे। और कभी कभी गाइस जो एक्स्ट्रा एपिसोड्स भी आएंगे ना, वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। इसका आपको मेंबरशिप के अंदर फायदा मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, और नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर हेल्प करना चाहो तो करो। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।